गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं, विकास की धारणीयता। अब हम यहाँ देखेंगे कि विकास की धारणीयता होती क्या है। विकास की धारणीयता होती क्या है? इसका अर्थ होता है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वह भावी पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विकास करना। यानी कि अब ये क्यों किया जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेलली बताता हूं कि विकास की धारणीयता, ये बातें हमने क्यों की कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भावी पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर के विकास करना या संसाधनों का इस्तेमाल करना। उसका रीजन है कि हमारे पास दो प्रकार के स्रोत होते हैं विकास करने के लिए। वो कौन कौन से? एक तो मानव खुद हो गया और एक प्राकृतिक संसाधन हो गए। अब जो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उसमें दो प्रकार के संसाधन होते हैं। एक तो होता है नवीनीकरणीय और दूसरा होता है अनवीनीकरणीय। अब जो नवीकरणीय संसाधन है ये तो एक बार यूज करने के बाद दोबारा बन जाते हैं, जैसे कि जल है, ये दोबारा अपने आप क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन होते हैं एक बार उपयोग कर लिया तो दोबारा नहीं बनेगा। जैसे कोयला है, जला दिया तो खत्म हो गया, पेट्रोल है, खत्म हो गया। तो अगर हम ज्यादा उन संसाधनों का इस्तेमाल ज्यादा कर लेंगे जो अनवीकरणीय है, तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए वो संसाधन, वो प्राकृतिक संसाधन क्या होंगे, कम पड़ जाएंगे। और हो सकता है अगर हमने ज्यादा उपयोग कर लिया तो जितने प्रकृति में थे वो सारे खत्म हो गए। तो आने वाली पीढ़ी अपना विकास कैसे करेगी? वो गाड़ी को कैसे चलाएगी जब पेट्रोल ही नहीं होगा उसके पास? वो उद्योग धंधों को कैसे चलाएगी जब कोयला ही नहीं होगा उसके पास? वो बड़ी बड़ी इमारतें कैसी खड़ी करेंगी जब उसके पास लोहा ही नहीं होगा? सीमेंट बनाने के संसाधन उसके पास नहीं होंगे। तो इसलिए विकास की धारणीयता का अस्तित्व आया कि हमें विकास जो करना है वो किसके अनुसार करना है। एक तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, दूसरा हमें भावी पीढ़ी की आवश्यकता को भी क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसलिए जो है एक नई विकास की जो अवधारणा है उसका क्या हुआ था, उदय हुआ था। इससे क्या होगा, इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे। जैसे पहला बेनिफिट तो क्या होगा, पेड़ पौधे प्रभावित ना हो। धारणीय विकास के अंदर यह ध्यान रखा जाएगा कि इस विकास से जो है पेड़ पौधे और मानव का जो जीवन है वो क्या हो, खराब ना हो। क्योंकि अगर ज्यादा हमने चिमनियां लगा दी, धुआं अगर डालना शुरू कर दिया तो सांस लेंगे तो वो सारी गैसें हमारे शरीर में जाएंगी और मानव बीमार हो जाएगा। दूसरी बात क्या की है इसने कि संसाधन का हमें क्या करना है, संरक्षण करना है। संसाधनों का क्या करना होता है, इसमें संरक्षण करना होता है। क्योंकि अगर हम सूझबूझ से उस संसाधन का उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, संसाधन को हम सुरक्षित रख पाएंगे भावी पीढ़ी के लिए। जरूरी हो जाता है संसाधन का जो है उच्च तकनीक के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, इस्तेमाल। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, एक गाड़ी तो हमने ऐसी बना ली जो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 5 किलोमीटर जाती है। एक हमने ऐसी गाड़ी बना ली जो 20 किलोमीटर जाती है, एक 30 जाती है। तो यही तकनीक होता है, इसी से हम संसाधन का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसको बनाए रखना चाहिए। यानी कि पेड़ पौधे जो है उनको अगर हम काट रहे हैं तो उतनी ही मात्रा में हमें क्या करना चाहिए, लगाना भी चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्तिगत जो आय होती है वो दीर्घकालीन होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई और उसके बाद में कुछ समय के बाद में लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या हो गई, कम हो गई। तो ये कुछ विशेषताएं हैं धारणीयता विकास की। ये 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण हमारा यहां पर फिर पॉइंट आ जाता है कि जो मानव का जो विकास है वो, और दूसरा एक विकास होता है आर्थिक विकास। कई बार हम इन दोनों को एक मान लेते हैं। यह जरूरी है यहां पर डिस्कस करना हमारे लिए कि क्या आर्थिक विकास और मानव विकास एक है? जी नहीं है। क्योंकि जो मानव का जो विकास है उसके अंदर उसके दो नहीं है, कई पक्ष होते हैं। कौन कौन से? एग्जांपल बताता हूं अब आपको। मानव विकास में कौन कौन से जो हैं आते हैं। एक तो आता है सामाजिक विकास, एक आता है आर्थिक विकास, एक होता है शैक्षिक विकास, ठीक है। इसके साथ साथ में एक होता है राजनीतिक विकास। तो जो मानव का जो विकास है उसमें सारे विकास समाहित होते हैं। मानव का जो विकास होता है उसमें तो क्या होता है, उसकी सारी आवश्यकताएं, उसकी आकांक्षाएं और उसकी परिस्थितियां सारी आ जाती हैं।
वो समाज से क्या चाहता है, वो आर्थिक जो इन्वायरमेंट है उससे क्या चाहता है, शैक्षिक इन्वायरमेंट से क्या चाहता है, राजनीतिक से क्या चाहता है। तो मानव विकास जो है उसके अंदर सारे विकास शामिल होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक। जबकि हम बात करते हैं आर्थिक विकास की, तो आर्थिक विकास विकास का एक पहलू है। ये एक पहलू है उसका, क्या है, उसका एक पहलू है। क्योंकि जो आर्थिक विकास है वो आय से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? मानव का आय से संबंधित होता है कि हम जो है आय के संसाधन इतने विकसित करें कि मानव अन्य संसाधनों को क्या करे, खरीद सके, वो अपना अन्य क्या कर सके, विकास खरीद सके। तो इसलिए मानव विकास और आर्थिक विकास दोनों के अंदर क्या आता है, अंतर पाया जाता है। दोनों में क्या अंतर होता है? देखो अब एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको कि जो मानव विकास है वो तो साध्य है। साध्य का मतलब वो मंजिल है जिस पे हमें जाना है। मानव विकास क्या है? वो मंजिल है जिसके ऊपर हमें पहुंचना है। जबकि जो आर्थिक विकास है वो क्या है? साधन है। यानी कि वो साधन जिसके जरिए हम उस मंजिल को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। यानी कि जैसे कि हमें दिल्ली जाना है, उसके लिए हमें सड़क चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, तभी हम दिल्ली पहुंच पाएंगे। हमारा लक्ष्य तो क्या हो गया, दिल्ली पहुंचना। उसके लिए हम जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं, तो साध्य तो क्या होती है, हमारा लक्ष्य। और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, साधन कहते हैं। तो मानव विकास तो क्या हो गया, साध्य है, जबकि आर्थिक विकास क्या है, साधन है। अभी मैंने बताया था आपको कि मानव विकास के अंदर मानव जीवन के सारे पहलू होते हैं, सारे क्या आएंगे, पक्ष आएंगे मानव विकास में। जबकि आर्थिक विकास में केवल क्या आएगा, आर्थिक पक्ष आएगा। अब उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट्स आ जाता है यहां कि मानव का जो विकास है उसके लाभ क्या हैं। अभी जैसे हमने धारणीयता के विकास के लाभ देखे, अब फिर हमने देखा कि मानव विकास और आर्थिक विकास को हम एक मान लेते हैं, उनको मैंने आपको अलग अलग करके बताया। अब बात आ जाती है कि जो मानव का जो विकास है उसके क्या लाभ है। तो सबसे पहला लाभ तो क्या है, समता विकसित होती है मानव में, अच्छा काम करने की, अच्छी शिक्षा आने से उसे तकनीकी रूप से सक्षम हो जाता है। दूसरी बात क्या होगी, दीर्घायु हो जाएगा, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक है तो वो लंबा जीवन जिएगा। तीसरी बात क्या है, आजीविका कमाए, आजीविका के साधन बढ़ेंगे, आजीविका कमाने के साधन क्या हो जाएंगे, आसानी से उपलब्ध होंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसको क्या मिलेगी, व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। व्यक्तिगत वह क्या मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी सामाजिक विकास के बारे में बात की थी। इससे क्या होगा, फिर व्यक्ति की जो सामुदायिक जो भागीदारी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद में बात ही आ जाती है कि मानव के विकास को, हमारे पास जो पैमाना था उसको हम क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक। जिस पैमाने से हम मानव के विकास को क्या करते हैं, मापते हैं, उसको क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या बोला जाता है उसको, मानव विकास सूचकांक। यानी कि मानव विकास सूचकांक क्या करता है, कई बार ये पूछा जाता है मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं, तो एक छोटी सी परिभाषा है। मानव विकास सूचकांक मानव के विकास का आंकलन करने की एक विधि है, एक क्या है, विधि है। और इसका प्रयोग 1990 के अंदर किसने किया था, यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसने 1990 के अंदर HDI का प्रयोग किया था। और उस HDI के अंदर 3 महत्वपूर्ण मापदंड थे, मैंने आपसे पहले चर्चा कर दी है। प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, किसी भी देश के मानव के विकास को देखना हो तो। दूसरा, उसकी जीवन प्रत्याशा यानी कि उसका स्वास्थ्य देखा जाएगा कि वो कितना स्वस्थ रहता है और कितनी लंबी उसकी उम्र है। और तीसरी बात हमने कही थी, साक्षरता दर भी देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी, साक्षरता दर। अगर ये तीनों चीजें बहुत अच्छी हैं तो मानव का विकास क्या है, ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय अगर लोगों की ज्यादा है तो मानव विकास क्या होगा, ऊंचा। इसके अलावा अगर जीवन प्रत्याशा यानी कि जिसकी उम्र ज्यादा, उम्र होने के बाद मृत्यु होती है, औसत जो आयु है, मान लो एक देश में तो 52 वर्ष है और एक देश में 70 वर्ष है, तो 70 वर्ष वाले की जीवन प्रत्याशा क्या हो गई, ज्यादा हो गई। किसी भी देश की जीवन प्रत्याशा दर क्या होती है, उस देश के लोगों की जीने की जो है औसत आयु होती है। इसी प्रकार क्या होती है, साक्षरता आती है हमारे पास। और साक्षरता के अंदर एक पॉइंट और मैं आपको बताना अभी रह गया था, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात आती, बार बार हमने यहां चर्चा की है, साक्षर किसे कहा जाता है, साक्षरता क्या होती है।
तो साक्षरता में हम किसको लेंगे? 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक या 7 वर्ष, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक वो व्यक्ति जो पढ़ व लिख सकता है, मतलब पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए। 7 वर्ष की आयु और उससे अधिक वर्ष के व्यक्ति को उस देश के अंदर पढ़ना और लिखना आना चाहिए, और उसको हम क्या कहते हैं? साक्षर व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? साक्षर व्यक्ति। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण हमारे पास जो है पॉइंट आ जाता है कई बार, और उस पॉइंट का नाम होता है निवल उपस्थिति। क्या बोला जाता है? निवल उपस्थिति। और ये निवल जो उपस्थिति है वो क्या होती है? 6 से लेकर के 10 वर्ष की आयु के बच्चे स्कूल में कितने जाते हैं, स्कूल में कितने उपस्थित हैं। किसी भी देश के अंदर 6 से 10 वर्ष आयु की वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी स्कूलों के अंदर जो जाने की जो संख्या है उसको हम क्या बोलते हैं? निवल उपस्थिति बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको? निवल उपस्थिति उसको बोला जाता है। तो ये भी देखी जाती है, क्योंकि अगर 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे अगर ज्यादा जाएंगे स्कूल में तो इसका मतलब वहां का शिक्षा का स्तर क्या है? उच्च है, वहां की शिक्षा क्या है? अच्छी हो रही है। इसके अलावा कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट और आए थे। एक आया था बी, बहुत बार पूछा जाता है बीएमआई, इसको बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स। इसके जरिए हम क्या देखते हैं कि मानव का जो स्वस्थ शरीर होता है उसको आप मापने का एक पैमाना है, उसको मापने का एक पैमाना है, उसको क्या बोला जाता है? शरीर द्रव्यमान सूचकांक। यह भी मैंने आपको बात कही थी कि स्वास्थ्य को जांचा जाता है, वो इसी के जरिए जांचा जाता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है। उसके अलावा अभी एक और आया था हमारे पास यूएनडीपी। यूएनडीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन हो रह गया, सॉरी, इसमें नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। पी से क्या बनेगा? प्रोग्राम। इसको क्या बोला जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके अलावा एक और आता है HPI। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि मानव निर्धनता, मानव निर्धनता सूचकांक। इसके बाद एक शब्द और आता है IMR। इसको क्या बोला जाता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? शिशु। मोर्टेलिटी का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। और रेट का मतलब क्या होता है? दर। उसके बाद में एक शब्द और आया था हमारे पास यहां, वो था PCI। PCI का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, इसका अर्थ क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। इसका अर्थ क्या होता है हमारे पास? प्रति व्यक्ति आय। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? प्रति व्यक्ति आय। और इसी के साथ जो है हमारे इस पाठ का यहां पर क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। आइए अब हम अभ्यास के कुछ प्रश्नों के ऊपर नजर डालते हैं, जिसके जरिए हम ये देखेंगे कि हमने पाठ के अंदर क्या सीखा। तो सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट आता है होता है किसी भी देश का जो विकास है वो किस आधार पर आधारित किया जाएगा। तो इसके अंदर तीनों आ जाएंगे। प्रति व्यक्ति आय मैंने बताई, साक्षरता दर मैंने बताई, और लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति मैंने बताई। उसके बाद में दूसरा देखो, निम्नलिखित पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो नेपाल की। हमारे यहाँ पास यहाँ एक इंडेक्स दिया गया है, उस इंडेक्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय, इस पाठ के अंदर आप देखोगे तो उस इंडेक्स से आपको पता लग जाएगा कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो नेपाल की क्या है? ज्यादा है। वो इंडेक्स हमें यहाँ पर नजर भी आ जाएगा। मैं भी देखने का प्रयत्न कर रहा हूं यहाँ पर, ये देखिएगा आप। ये हमारे पास कुछ आंकड़े आए थे जिसके आधार पर
हम क्या करते हैं, नेपाल भारत से क्या है, बेहतर है। ये एचडीआई का जो सूचकांक है उसमें नेपाल की जो संख्या है वो 149 है, जबकि भारत की 130 है। इससे क्योंकि ये फर्क है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट जो आ रहा था, प्रश्न आ रहा था, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बता रहा है कि मान लीजिए एक परिवार की जो है 4 परिवार है, एक परिवार की आय 5,000, दूसरे की जो है 4, 7 और 3 है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी, तो इन सारे को कंबाइंड करके हम 4 से भाग दे देंगे तो कितनी आ जाएगी, 6,000 आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नंबर 4, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए कौन से मापदंड अपनाता है। तो पहला मापदंड तो क्या होता है, आय का। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि सबसे पहले तो क्या देखी जाएगी, आय देखी जाएगी। तो जिस देश की आय उच्च है तो उसको क्या माना जाएगा, अपर माना जाएगा, जिसकी निम्न है उसको निम्न माना जाएगा। उसके बाद है विकास मापने के यूएनडीपी के मापदंड। तो मैंने आपको बताए थे वो चारों, लोगों का शैक्षिक स्तर है, लोगों का स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, साक्षरता दर जिसको बोला गया था, और प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद नंबर 6 है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं। औसत का प्रयोग हम क्यों करते हैं भी, एक देश के जो लोग होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति को दूसरे लोगों की आर्थिक स्थिति से तुलना करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, औसत का। उसके बाद है विकास से जुड़ने का उदाहरण देके कोई इसकी सीमाएं बताइए। तो आय के वितरण के संबंध में ये सही तस्वीर पेश नहीं करती है। हमें पता ही नहीं होता है, भौतिक जो वस्तुएं होती हैं उनकी हमें कोई भी जानकारी वहां पर नहीं होती है। उसके बाद में नंबर 7 है, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास। तो मैंने बताया था ना, वहां की जो शिशु मृत्यु दर है केरल की, वो हरियाणा से क्या थी, कम थी। इसके साथ में जो शैक्षणिक जो स्तर था वो केरल का हरियाणा से क्या था, बढ़ा हुआ था। इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, ज्यादा मानते हैं। उसके बाद एक प्रश्न नंबर 8 आता है हमारे पास, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो 2 प्रकार के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो हमें ज्यादा किसका उपयोग करना चाहिए, नवीकरणीय का। जैसे सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। कोयले का और खनिज तेल का हमें इस्तेमाल क्या करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। धारणीय विकास अभी मैंने आपको बताया था, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भावी पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विकास करना। उसके बाद है नंबर 10, धरती सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक ही व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो पूरा क्या होता है, हमारी धरती के पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। जब व्यक्ति अपने विकास के लिए उसका उपयोग करेगा, लालच के लिए उपयोग करेगा, तो पूर्ण नहीं हो पाएगा। क्योंकि उससे क्या होगा, हम संसाधन का दुरुपयोग करेंगे। दुरुपयोग करेंगे तो एक अकेले व्यक्ति का लालच पूरा करने से संसाधन का क्या हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा और दूसरे उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरणों की सूची बनाइए। तो पर्यावरण का उदाहरण क्या है, भूमिगत जल स्तर हमने नीचा कर दिया है, लगातार सिंचाई करने से भूमजल हमारा नीचे चला गया है। नदियों के अंदर हम तेजाब युक्त पानी बहता है जिससे जीव जो है मर रहे हैं। हवा के अंदर धूल और कार्बन के अंश आ गए हैं। पेड़ पौधों को हम नष्ट कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं। हरी भरी भूमि क्या होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। उसके बाद में ये तालिकाएं दी गई हैं 1.6 हमारी, उसका आप अध्ययन कर लेंगे और नीचे की तालिका को भी आप स्वयं अध्ययन करके उसके उत्तरों को क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। और इसके साथ जो है जितने भी प्रश्न मैंने आपको इस पाठ के अंदर बताए उन सभी को जो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उनको लर्न करेंगे। थैंक यू।